गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसका कि हम और आप सभी मिलकर विधिवत अध्ययन करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो हम पहले जान लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे। ये आदि शब्द जो होते हैं वो हिंदी वाक्यों के अंत में जरूर लिखे होते हैं या बोले जाते हैं। इसीलिए दूसरी तरफ से हम और भी जाने कि अंग्रेजी जो वाक्य होते हैं, अंग्रेजी वाक्यों को हम कैसे पहचाने, तो उसको जानने के लिए हमें क्या देखना होता है, उसमें छिपी हुई एडवर्ब को। एडवर्ब क्या होते हैं? वो एडवर्ब ये है कि ऑलरेडी, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, एगो, इटीसी। आदि जो वर्ब होती है वो कहीं ना कहीं वाक्य में छिपी होती है, जिनको देख करके हम पहचानते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और एडवर्ब का अभिप्राय क्या है? क्रिया विशेषण, अर्थात क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं। ये सब जानने के बाद हम जानना चाहते हैं कि स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर का मतलब है वाक्य की संरचना, कि वाक्य का निर्माण कैसे होता है, वाक्य कैसे बनाते हैं। वो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इस तरीके से हम लोग पहचानते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है अर्थात कर्ता, कार्य का करने वाला, डूअर। हेड, हेड होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, अर्थात सहायक क्रिया जो कि मैन वर्ब की हेल्प करती है, इसी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात मैन वर्ब, मुख्य क्रिया अर्थात जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। इसी तरीके से फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का अभिप्राय है कर्म, अर्थात जिस कार्य को किया जाता है वो हमारा कर्म कहलाता है। प्लस अदर्स, अदर्स का अभिप्राय होता है कि कर्ता, क्रिया, कर्म आदि को, कर्ता, क्रिया, कर्म आदि को छोड़कर जो बाकी के अंदर जो भी शेष भाग होता है वो अदर्स कहलाता है। इस तरीके से हमने अपने स्ट्रक्चर को जान लिया जो सिंपल है। इसी को हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव को जब जान लेते हैं, सिंपल को जब जान लेते हैं, तो हम इसके बाद नेगेटिव पर स्टेप रखते हैं, अगला कदम। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट, अर्थात हेल्पिंग वर्ब हेड के बाद तुरंत नोट का प्रयोग अतिरिक्त हो जाता है, इसी से हमारा वाक्य नेगेटिव हो जाता है। शेष वही प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब ये हमारा स्ट्रक्चर किसका हुआ? नेगेटिव सेंटेंस का। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है? WH वर्ड। WH वर्ड का अभिप्राय होता है क्वेश्चन वर्ड, अर्थात व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हुज, इटीसी। जो वर्ड होते हैं वो सर्वप्रथम आते हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में ये क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड पहले आ जाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, अर्थात हेड से शुरू हो, तो हेड से पहले WH वर्ड जरूरी नहीं होता। इसीलिए अंडरलाइन, क्रॉस, अर्थात जरूरत हो तो हम लगाएंगे, अन्यथा नहीं। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट अंडरलाइन क्रॉस, अर्थात इंटरोगेटिव सेंटेंस नकारात्मक हो सकता है और नहीं भी। अगर नकारात्मक है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए, ये बहुत ही जरूरी होता है। अक्सर विद्यार्थी यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं। आपको ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, क्योंकि वो वाक्य या तो WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड से शुरू है या फिर वो हेड से शुरू हुआ हो, तो उसके अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा।
अब इसका नोट का मतलब ये है कि हैड प्लस B3 इज यूज्ड विद ऑल द सब्जेक्ट्स। हैड प्लस B3 अर्थात हैड हेल्पिंग वर्ब है प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दोनों एक साथ प्रत्येक कर्ता के साथ, चाहे वो सिंगुलर है, चाहे वो प्लूरल है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन का है, चाहे सेकंड पर्सन का या थर्ड पर्सन का है, किसी भी सब्जेक्ट किसी भी एंगल से उसे देखें, चाहे पर्सन से या नंबर से, तो वो सभी के साथ हैड प्लस B3 का ही प्रयोग होता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या है? वह अपना कार्य पहले ही समाप्त कर चुका था। अब ये चुका था आगे अनुवाद में अर्थ में, तो ये पहचान करती है पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब इसको हमने बनाया he had already finished his work। इसी को नेगेटिव में बदला, तो नेगेटिव में बदलने के लिए he had not, इस नॉट को हमने सिंपल सेंटेंस से अतिरिक्त नॉट को जोड़ दिया, not already finished his work। अब इसको हमने क्या किया? इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट किया विद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हैड, तो हैड ही ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क। फिर इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट किया, हैड ही नॉट ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क। और फिर इसके बाद WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड के साथ why के साथ लिया, why had he already finished his work, क्वेश्चन मार्क। अब इसके साथ में हमने नेगेटिव को भी जोड़े why के साथ में, तो why had he not already finished his work, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के जो वाक्य सिंपल सीधे से होते थे हमने उनको कर लिया, पहले सीख लिया पहले स्टेप में। अब बात सेकंड स्टेप की ये होती है कि पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी सीधा सिंपल एक सेंटेंस में नहीं होता, बल्कि होता ये है कि इसके साथ डबल सेंटेंस प्रयोग होते हैं। अर्थात एक वाक्य ऐसा होगा जो पास्ट परफेक्ट का होगा, तो साथ में दूसरा वाक्य ये भी होगा कि वो पास्ट इंडेफिनिट का साथ हो, निश्चित रूप से साथ होगा, और वो कहीं ना कहीं किसी एडवर्ब से जुड़ा होगा, बिफोर से या आफ्टर से। उनको हम कहते हैं डबल सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो उसे हम जानेंगे अगली कड़ी में ही। इसी के साथ हम बात करते हैं डबल सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो डबल सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट को कैसे जाने कि इसको हमने सुविधा के लिए दो पार्ट अलग अलग किए। पहला पार्ट होता है सेंटेंस ऑफ बिफोर। सेंटेंस ऑफ बिफोर अर्थात वो वाक्य जो पहले हुआ, दूसरा बाद में हुआ, क्योंकि एक साथ जो कार्य होते हैं, एक ही कर्ता जब कार्य करता है या दो अलग अलग कर्ता कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें से एक कार्य पहले समाप्त होता है तो दूसरा बाद में समाप्त होता है। जो पहले समाप्त हो जाता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो बाद में अभी समाप्त हुआ है तत्काल में उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो पहले और बाद में ये इस तरीके से दो बातें हुई। तो दोनों के लिए हमने दो सेंटेंस अलग अलग दो स्ट्रक्चर लिए। पहला क्या है? सेंटेंस ऑफ बिफोर। तो दो के लिए हमने ये एक लाइन ड्रॉ की और एक दूसरी लाइन ये ड्रॉ की, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या लिखा कि ये पास्ट परफेक्ट, पहला जो लाइन जो ड्रॉ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर से जोड़ा। बिफोर से क्यों जोड़ा? का पहले, बिफोर का अर्थ होता है पहले, और पहले का मतलब है पहले स्टार्टिंग में आ गए। तो मूल सेंटेंस हम क्या पढ़े थे? वाक्य को, टेंस को कौन सा पढ़ रहे हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। जो पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा बिफोर से भी। बिफोर का अर्थ ही ये है कि पहले आएगा, तो बाद में शेष कौन सा बचेगा? पास्ट इंडेफिनिट। ये लाइन करके ये हमने क्या किया? पास्ट इंडेफिनिट इधर लेके आए। अब इसके स्ट्रक्चर को भी स्पष्ट लिख लिया। क्या? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, और बिफोर से कनेक्ट किया, जोड़ दिया बिफोर, फिर सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इस तरीके से हमारा सेंटेंस ऑफ बिफोर का पहला स्ट्रक्चर ये तैयार हो जाता है। इसका एक एग्जांपल भी देते हैं साथ ही साथ। वो एग्जांपल में क्या है? क्या? डॉक्टर के आने से पहले
रोगी मर चुका था। ये एग्जाम्पल हुआ, यानी इसमें दो कार्य हुए। पहला कार्य था डॉक्टर साहब का आना और दूसरा कार्य हुआ रोगी का मरना। तो इस तरीके से दो कार्य एक साथ एक सेंटेंस में जुड़े हुए हैं। तो इनको जब अंग्रेजी ट्रांसलेट करते हैं तो हम इसको पहले देखेंगे पहला कार्य कौन सा हुआ। तो रोगी का डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। रोगी मर चुका था ये कार्य पहले हुआ है, डॉक्टर साहब बाद में आए हैं। कुछ लोग क्या करते हैं विद्यार्थी, गलती क्या करते हैं कि पहले डॉक्टर साहब आए हैं, यहाँ पर लिख दिया डॉक्टर के आने से पहले। नहीं, सेंटेंस का जो भाव कह रहा है वो क्या है, रोगी मर चुका था, डॉक्टर साहब आ नहीं पाए, उससे पहले ही रोगी समाप्त हो चुका था, अपना जीवन छोड़ चुका था। तो इस सेंटेंस को हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, द पेशेंट had died before the doctor came। तो ये डॉक्टर के बाद में यानी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हुआ और ये वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट में बना और बिफोर से ये दोनों सेंटेंस जुड़ गए और ये हमारा एक एग्जांपल तैयार हो जाता है। इसके आधार पर हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंस को लेते हैं। अब बात करते हैं साथ ही साथ सेंटेंस ऑफ आफ्टर। आफ्टर का अर्थ क्या होता है, बाद में। बाद में अर्थात जो हमारा मूल टेंस इसको हम अध्ययन कर रहे थे वो मूल टेंस हमारा क्या था, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट जो टेंस है तो इसका ये आफ्टर कह रहा है बाद में आएगा, पास्ट परफेक्ट बाद में आएगा। इसका मतलब साथ में जुड़ा हुआ पास्ट इंडेफिनिट पहले आ जाएगा। पहले का मतलब ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट, लाइन ड्रॉ करके पास्ट इंडेफिनिट आफ्टर से जोड़ा, क्योंकि आफ्टर वाला सेंटेंस है, आफ्टर से जोड़ेंगे प्लस पास्ट परफेक्ट बाद में सेकंड सेंटेंस को लिखेंगे। अब इसके स्ट्रक्चर को भी लिखा, सब्जेक्ट प्लस B2, B2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, B2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर, क्योंकि आफ्टर वाला सेंटेंस है, प्लस सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर आफ्टर वाले वाक्य का तैयार हुआ। इसका एग्जांपल भी इसी का उल्टा करते हैं। किस तरीके से एग्जांपल को लिया, डॉक्टर के आने के बाद रोगी की मृत्यु हुई। ये एग्जाम्पल हुआ आपका कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी की मृत्यु हुई, अर्थात डॉक्टर साहब भी आए और रोगी की भी मृत्यु गई। डॉक्टर साहब के इलाज उपचार करने के बाद उसकी मृत्यु हुई। तो दोनों कार्य अलग अलग हुए, दोनों कार्य अलग हुए। तो इसमें भी पहले देखें पहला कार्य कौन सा हुआ, तो यहाँ पर एकदम जस्ट उल्टा हुआ कि डॉक्टर साहब पहले आ गए और रोगी बाद में मरा। तो टेंस हमारा क्या था, पास्ट परफेक्ट। तो जो पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट में लाए, डॉक्टर के आने के बाद रोगी की मृत्यु हुई। तो पहले हमारा पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है, रोगी की मृत्यु हुई। तो क्या इस टेंस पर सेंटेंस बनेगा, द पेशेंट डाइड आफ्टर से कनेक्ट किया, जोड़ दिया सेंटेंस को, आफ्टर द डॉक्टर had come। इस तरीके से हमारा ये एक दूसरा एग्जाम्पल तैयार हुआ। इसके आधार पर भी हम और दूसरे आफ्टर वालों को तैयार करते हैं। और ये सुनिश्चित कर लीजिए, चाहे वो कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे वो 10th लेवल की है, सेकेंडरी है या हाई स्कूल है, 12th लेवल में है या फिर यानी सीनियर सेकेंडरी का, वहां पर भी ग्रामेटिकल पोर्शन में, और फिर चाहे वो कॉम्पिटिशन का है, इस तरीके का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, पूछा जाता है। हमें सावधान होना चाहिए, सीख लेना चाहिए केवल दो शब्दों के आधार, बिफोर और आफ्टर के आधार पर ही। अब बात करते हैं इसको एक और ट्रिक कि किस तरीके से हमें एक और ट्रिक चलनी होती है। कहां पर, इसको हमने लेते हैं
हैं कि बड़ा एक सिंपल सा उदाहरण तो यही रहेगा, और हमने सिर्फ और सिर्फ बीच में से इसको ये लाइन ड्रॉप हटा दी और यहां से इनको भी हटाया, और यहां समझने के लिए ये उदाहरण लिया। अब बात करते हैं किस तरीके से। मैं हमेशा अपने साथ अपने सभी साथियों को और विद्यार्थियों को कहता हूँ, ये एग्जाम्पल इतना सटीक और उदाहरण बैठता है कि हम अपने दैनिक जीवन में उतारते हैं। किस तरीके से, सपोज मान लीजिए हम यहाँ जयपुर में हैं, तो ये जयपुर जंक्शन है, जयपुर रेलवे स्टेशन है, और उसका ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, और उस पर दो ट्रेन जो खड़ी थी एक साथ जुड़ करके, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट वाली, तो ये दोनों ट्रेन एक साथ जुड़ी थी, एक साथ में कॉम्बिनेशन था, और उसका स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है, ये आपके ट्रेन के कंपार्टमेंट है, डब्बे हैं, ठीक है, ये हुआ। और इसके साथ साथ दूसरा ये दिल्ली जंक्शन है, क्योंकि हमारी ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होती है, तो वहां के लिए अब क्या है, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट नामक जो ट्रेन थी वो खड़ी थी, और इसके ये कंपार्टमेंट जुड़े हुए थे, ये तैयार लगे हुए थे जाने के लिए दिल्ली के लिए, यानी जयपुर से दिल्ली के लिए। अब क्या है कि यहां से जो ट्रेन चलती है और वो ट्रेन यूं करके आ गई। अब इसमें आपने खास बात क्या देखी, खास बात ये थी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस आगे था, और वो चलते हुए गाड़ी ट्रेन पास्ट परफेक्ट आगे आ गया और पास्ट इंडेफिनिट पीछे आ गया, बिल्कुल पीछे। और यहां से जब गाड़ी रवाना होती है, रामबाग तक लग लेती है, तो ये आगे चली, और यहां पर भी आपने क्या देखा कि ये पास्ट परफेक्ट आगे है, और ये चलते हुए पास्ट परफेक्ट आगे आ गया, और पास्ट इंडेफिनिट चलते हुए इसके जस्ट पीछे आ गया। तो इस तरीके से इसका सर्किल नहीं टूट पाएगा अगर हम अपने उस टेंस को ध्यान में रखें कि हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर को किस तरीके से अपने माइंड में ध्यान में रखना होगा। तो पास्ट परफेक्ट की हमने ये खास बात रख ली कि पास्ट परफेक्ट जो बिफोर वाला कह रहा है आगे लेके चल रहा है, और आफ्टर में पास्ट पीछे पीछे चलता आ रहा है, तो ये बिल्कुल सर्कल तैयार होता है। अब इसके हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज अन्य वाक्यों में किस तरीके से फिलअप करते हैं, परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं। हालांकि हमने एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर ले लिया है, और परीक्षा के आगे भी बता दें कि किस तरीके से करते हैं, नेक्स्ट आगे क्रम में लेते हैं। बात है एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज हमारी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अर्थात दिए गए हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करना, या ये भी हो सकता है कि अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करना हो। दूसरी एक्सरसाइज होती है फिल इन द ब्लैंक्स, अर्थात जो खाली जगह दी गई है उस खाली जगह में जो वर्ब ब्रैकेट में आती है उस वर्ब को अकॉर्डिंग टू टेंस भरना होता है। नंबर 3, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेट्स, जो विकल्प दिए जाते हैं, ऑल्टरनेट्स होते हैं ABCD 4, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है, चूज करना होता है, वो हम उसको सही जगह भरते हैं जहाँ ब्लैंक्स होती है, या फिर बबल्स जो होते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में उनको हमें डार्क करना होता है। इस तरीके से 3 प्रकार की एक्सरसाइज हुई। तो हम पहली जो ट्रांसलेशन इंग्लिश है उसमें हम पहले एक एग्जांपल को 5-6 तरीके से बना चुके हैं। तो अब दूसरी प्रकार की जो एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स का, उसका हमने एग्जांपल लिया। नंबर 1, कोलंबस डॉट 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 ब्रैकेट में वर्ब है रिटर्न टू स्पेन आफ्टर ही डॉट डॉट डॉट, यानी ब्लैंक्स दे दी, ब्रैकेट में वर्ब है डिस्कवर अमेरिका फुल स्टॉप। अब हमें इसको फिलअप करना होता है, तो फिलअप में हमें क्या करना है कि कोलंबस, और ये आफ्टर वाला वाक्य है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि आफ्टर का मतलब है पास्ट परफेक्ट, बाद में जाएगा पास्ट इंडेफिनिट पहले आएगा। तो कोलंबस रिटर्न्ड RETURNED और अंडरलाइन कर दिया, और आगे क्या किया, आफ्टर ही हैड डिस्कवर्ड, और इसको भी अंडरलाइन किया। तो इस तरीके से हमारा ये फिलअप हो गया फिल इन द ब्लैंक्स का। दूसरा एग्जांपल इसका, सी डिड नॉट मूव अंटिल, इसका मतलब अंटिल भी हमने एडवर्ब बताई थी, तो यहाँ पर भी ये एक बात हमारा डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट को पहले ही शो कर गया, तो ये निश्चित रूप से पास्ट परफेक्ट होगा। तो क्या होगा, सी हैड
आस्क्ड, और ये अंडरलाइन किया। इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करते हैं। और फिर तीसरी जो विकल्प बताया था, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट। तो अल्टरनेट्स में से हमने क्या लिया, एक एक्सरसाइज को लेते हैं क्या, नंबर 1, माय मदर ओपन हर बॉक्स आफ्टर सी डॉट 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 द की। अब इसके बाद विकल्प थे ए बी सी, ए बी सी और डी, ये 4 विकल्प दिए गए थे। चारों में से हमें करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना होता है, चूज करना होता है। हैज फाउंड, हैज फाउंड प्रेजेंट को शो कर रहा है, जबकि इससे पहले वाला वाक्य हमारा पास्ट का था, इट मींस ये रॉन्ग आंसर है। हैव फाउंड ये भी प्रेजेंट को शो कर रहा है। और दूसरी बात, यहाँ भी सी सिंगुलर और हैव प्लूरल है, इट मींस ये भी गलत है। थर्ड नंबर, हैड फाउंड, हैड फाउंड सी, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये पास्ट परफेक्ट, इट मींस ये राइट आंसर है। और फाउंड केवल पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है, अर्थात ये गलत है। तो हमें इसके लिए जानना क्या था कि जो सबसे पहले विकल्प गलत हैं हमें उनको क्रॉस कर दें, और जो बाद में 2 बचते हैं उनको में से एक को सेलेक्ट आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड, माय फादर डॉट 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 द स्टेशन बिफोर इट बिगेन टू रेन। अब इसमें क्या हुआ, ए बी सी डी, ए बी सी डी 4 जो विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प में से एक सही है, उसको सेलेक्ट कैसे करते हैं कि माय फादर हैज रीच्ड, हैज प्रेजेंट को शो कर रहा है, इट मींस ये गलत आंसर है। हैव भी ये गलत आंसर है। तो इस तरीके से तो गलत हो गए। अब बचे तो इन दोनों में से हमें एक सेलेक्ट करना होगा, कैसे, रीच्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है, इट मींस ये भी गलत है। फिर डी हैड रीच्ड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट बिगेन, पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा था, तो इधर पास्ट परफेक्ट क्योंकि बिफोर वाला सेंटेंस है, तो ये हमने आंसर सेलेक्ट किया। और इसको भी हम अपने फिल इन द ब्लैंक्स में भर सकते हैं, हैड रीच्ड, अंडरलाइन किया। इससे पहले वाले में भी हैड फाउंड, और अंडरलाइन किया। इस तरीके से हमारा क्या हुआ, बिल्कुल फिलअप करना सही होता है, और आंसर जो अल्टरनेट वाले होते हैं उनको छांटना आसान हो जाता है, तरीका अगर समझ में आ जाता है तब। और ये अगर प्रॉब्लम होती है, उन्हें अपने उस स्ट्रक्चर को समझ लें, जो विशेष करके मैंने आपको एक बताया था कि ये डबल सेंटेंस वाले वाक्य होते हैं। डबल सेंटेंस वाले वाक्यों में आपको क्या होता है कि एक आपका जो बिफोर वाला वाक्य था, तो हमने बिफोर से लिखा हुआ था, बिफोर, और दूसरा आफ्टर से लिखा हुआ था। तो ये आफ्टर और बिफोर में से बिफोर का क्या कह रहा है, पास्ट परफेक्ट पहले आएगा, और ये पास्ट इंडेफिनिट बाद में गया। इधर आफ्टर कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट बाद में जा रहा है, और पास्ट इंडेफिनिट पहले आएगा। पास्ट इंडेफिनिट, बिफोर में पास्ट परफेक्ट, सॉरी यहां पर पूरा लिखा, और यहां पर भी कंप्लीटली तो इंडेफिनिट, इस तरीके से। तो ये बिफोर वाला पास्ट परफेक्ट पहले कह रहा है, पास्ट इंडेफिनिट बाद में, आफ्टर वाला पास्ट परफेक्ट बाद में गया, इंडेफिनिट पहले आ गया। जो मैंने स्टेशन का एक एग्जांपल लिया था, जयपुर जंक्शन और दिल्ली जंक्शन दोनों का ही, कि ट्रेन चलती है, तो ये ट्रेन का ये यहां से चल के गई और ये इधर चल के गई। अब हुआ क्या, ये क्रम नहीं टूटा, अगर परफेक्ट पहले है तो परफेक्ट पहले है, और यहां से चली तब भी परफेक्ट। और अगर किसी ने ये भी कहा कि सर ड्राइव आप कर रहे हैं, ठीक है हम कर रहे हैं, मगर आप करो तो आपने उल्टे क्रम में चला दिया, ठीक है भाई, यूं ले लिया, यूं लिया उल्टे क्रम में, तो ये क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट पहले आ गया, चलाते हुए आप इधर को लेके गए, तो पास्ट इंडेफिनिट आगे गया और पास्ट परफेक्ट पीछे गया। किसी भी क्रम में चलाएं, यानी क्रम टूटने नहीं पाए। ये बात मैंने उल्टे क्रम की क्यों कही, क्योंकि कई बार क्या होता है, बिफोर और आफ्टर स्टार्टिंग में भी वर्ड आ जाते हैं, विद्यार्थी फिर कंफ्यूज होते हैं। तो इसको उल्टे और सीधे क्रम में दोनों तरीके से समझ लें। क्रम कोई भी हो, आप पहचान करेंगे बिफोर आया है या आफ्टर आया है, तो बिफोर कहता है कि पास्ट परफेक्ट पहले, और आफ्टर कहता है पास्ट परफेक्ट बाद में। फिर बकाया पास्ट इंडेफिनिट अपने आप सेलेक्ट हो जाता है। मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। अच्छे से नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा शुरू से अंत तक पुनः देखें, और पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।